साथियों, लगातार उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों की रैलियों का कार्यक्रम है। प्रतिदिन तो मंडलीय स्तर की रैलियों का कार्यक्रम जिनकी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो भी नहीं करवा पा रहे हैं। हमारे पास काला धन नहीं है, काला तो बहुत दूर, हमारे पास सफेद भी नहीं है, मगर हमारे पास एक धन है, उसका नाम है जन धन। हमारे पास जन धन है, इसलिए प्रतिदिन हम लोग मंडल स्तर की रैलियां कर रहे हैं। आज के अखबारों में एक बहुत बड़ी खबर जन धन के संबंध में छपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जहां होने वाली थी वहां 70,000 कुर्सियां लगी थी और 700 लोग वहां बैठे हुए थे। तो ये खबर प्रधानमंत्री को दी गई कि 70 कुर्सियां लगी हुई है और 700 लोग हैं, क्या करें। तो प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि आप चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालता हूं। तो उन्होंने रास्ता निकाला, नरेंद्र मोदी जी ने, और ये हवा सारे देश भर में फैलाई कि मेरी जान को जो खतरा था वो मैं बच गया और बच के वापस आ रहा हूं। ऐसा मैसेज सारे देश के लोगों को दिया। मैं इस संबंध में दो बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक तो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है, चाहे किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि प्रधानमंत्री देश का होता है। जब वो प्रधानमंत्री हो जाता है तो वो बीजेपी का नहीं रहता है, वो देश का होता है। और देश की तरफ से जब विदेश में जाता है तो वो बीजेपी का प्रधानमंत्री बोलकर नहीं जाता है, भारत का प्रधानमंत्री बोलकर जाता है। तो एक तो ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसके बारे में हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर की सहमति है कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा का मामला है उसके बारे में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता, न किया जाना चाहिए। ये जो राष्ट्रीय सहमति है, हम पहले भी उसके समर्थक हैं और आज भी उसके समर्थक हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। मगर 70,000 लोग नहीं आए और 700 लोग आए, इसकी वजह से सुरक्षा के मुद्दे को मजाक का मुद्दा बनाया जाना, नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है, केवल दुख की बात नहीं है, शर्म की बात है। तो यहां भी जन धन उनके पास उपलब्ध नहीं है, काला धन बहुत है। 2019 के चुनाव में हमारे पास रिपोर्ट है एडीआर का, एसोसिएशन फॉर
डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, वो कोई भी आंकड़े सारी छानबीन करने के बाद घोषित करते हैं। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने आंकड़े घोषित किए कि 2019 के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने 60,000 करोड़ रुपया खर्चा किया और 60,000 करोड़ में 27,000 करोड़ अकेले बीजेपी ने किया। 60,000 करोड़ में अकेले 27,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने किया। तो सवाल है, क्योंकि हम सब लोगों के लिए विचारणीय सवाल है, दो सवाल है बड़े इसके अंदर। एक कि बीजेपी के पास रुपए छापने का कारखाना है, रिजर्व बैंक है जिनके पास रुपए छापने का अधिकार है? नहीं है, रिजर्व बैंक तो ऑटोनॉमस है, फिर रुपया आए कहां से? तो ये काला धन है। ये काले धन का सबसे ज्यादा उपयोग चुनाव में होता है। अब ये सर्वविदित है। एक तो ये बात हम लोगों को समझना होगा, हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए बता रहा। दूसरी नंबर की बात, जिनके पास इस देश में 3.5% वोट है और 3.5% ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, 3.5% जिनके पास वोट है और 3.5% वोटों के आधार पर ये लोग ग्राम पंचायत में पंच चुनवा कर नहीं ला सकते। 3.5% से आप पंच कैसे चुनवा कर ला सकते हो? 3.5% वोट जिनके पास है वो गांव का पंच चुनवा कर नहीं ला सकते। सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो सरपंच नहीं बना सकते गांव का, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं। तो ये जो नॉमिनेट कर रहे हैं ये काला धन है और इसकी वजह से मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इन लोगों ने, जिनके पास नोट बहुत है वोट नहीं है, ये जो समझाना चाहता हूं आप लोगों को, जिनके पास नोट बहुत है, काला नोट बहुत है, उनके पास वोट नहीं है। जिनके पास वोट नहीं है उन लोगों ने चुनाव को बहुत ज्यादा महंगा किया। अब बीजेपी के 303 सांसद चुनकर आए, 303 इंटू 100 3,000 करोड़ हो जाएंगे। 300 करोड़ हो जाएंगे। एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए अगर 100 करोड़ आप खर्चा कर रहे हो, 3,300 करोड़ हो जाते हैं। इससे 9 गुना हो गए, 9 गुना करो तो इसका मतलब यह है कि एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए इन लोगों ने उससे ज्यादा, अगर 1,000 करोड़ खर्चा किया तो 30,000 करोड़ होता है। तो इसका मतलब है 900 करोड़ रुपया एक सांसद को चुनने के लिए बीजेपी ने खर्चा किया, और तब किया जब ईवीएम में घोटाला करने की सुविधा भी है। ईवीएम में घोटाला करने की सुविधा होने के बावजूद भी 900 करोड़ रुपया एक सांसद को चुनने के लिए खर्चा किया बीजेपी ने। आपके सामने आंकड़े बता रहा हूं, गिनती करके बता रहा हूं, आप भी गिनती कर सकते हो, कर लो। कोई बताने वाला नहीं है ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये मैं भाषण नहीं करता हूं आमतौर पे, मैं लोगों को ये बातें बताता हूं, इसका अर्थ समझाने का प्रयास करता हूं। जिन लोगों के पास नोट है, वोट नहीं है, उन लोगों ने चुनाव को महंगा किया, जानबूझकर महंगा किया,
ताकि जिनके पास ज्यादा वोट है वो चुनाव से बाहर हट जाए। तो हम तो केवल चुनाव में लाइन लगाकर वोट डालने वाले हो गए हैं, या हम लोगों को लाइन लगाकर वोट डलवाने वाले बना दिए गए हैं। यह समझने की बात है। इस पर कोई मीडिया बोलता नहीं है। जिसको नेशनल मीडिया कहा जाता है, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिनको मीडिया कहा जाता है, इस पर कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं लिखते। इसके ऊपर अभियान चलाया जाना चाहिए मीडिया के द्वारा, क्योंकि मीडिया कोई उद्योग नहीं है। मीडिया कोई उद्योग नहीं है। ये और आप लोगों को थोड़ा बता दो, जैसे साबुन बनाने का उद्योग आपने शुरू किया, उसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस लिया और आपने साबुन बनाने का उद्योग शुरू किया, ये तो कर सकते हो। मगर अखबार या मीडिया शुरू करने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस से आप अखबार शुरू नहीं कर सकते। ये संविधान के आर्टिकल 19 के तहत आपको मिला हुआ अधिकार है। ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस से नहीं चला सकते। हमारे लोगों को ये बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मीडिया जो है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये कोई इंडस्ट्री नहीं है। लोकतंत्र ने उनको अधिकार दिया, संविधान ने उनको अधिकार दिया। मैंने प्रेस काउंसिल के लोगों को सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है वहां पर, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का, क्या पूछा भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के बारे में निर्णय दिया 8 अक्टूबर 2013 को। क्या निर्णय दिया? ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त, फेयर यानी निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मैं प्रेस काउंसिल के चेयरमैन को पूछा, किसी अखबार ने अखबार के फ्रंट पर कोई खबर नहीं छापी, फ्रंट पर तो छोड़ो, अखबार के पिछवाड़े में खबर नहीं छापी। पिछवाड़ा समझते हो ना, हैं? पिछवाड़ा समझते हो ना अखबार का? पिछवाड़े में भी खबर नहीं छापी। ये लोग अपने को नेशनल मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं अपने को? नेशनल मीडिया। मुझे तो शर्म आती है इन लोगों के। नेशनल कहेगा मीडिया भाई, नेशनल। ये जो सुप्रीम कोर्ट की खबर को आप ब्लैकआउट कर रहे हो, वामन मेश्राम की खबर को तो तुम कर ही रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की खबर को ब्लैकआउट कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को मैंने लेटर लिखा, ऐसा ऐसा है, जांच करो। अभी तक जांच नहीं किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। देखो भाई, तुम्हारा ही जज जो है, एक कितनी साली बदतमीजी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जज, एक सिंपल बात उसके समझ में नहीं आ रही है। प्रेस काउंसिल का चेयरमैन, मैं यहां मुझे बोलना पड़ रहा है, ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं इसको, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड पर ला रहा हूं इसको, और जानबूझकर रिकॉर्ड पर ला रहा हूं। वो जो रिटायर्ड जज है, खुदा है? खुदा है वो? संविधान के अधीन है, ध्यान रखे, संविधान के अधीन है, और तुम्हारा व्यवहार समीक्षा के अधीन है। ध्यान रखे, कोई आदमी संविधान के ऊपर नहीं है। तो मैं आप लोगों को, क्योंकि हम संविधान के दायरे में रहकर
ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई हथियार लेकर लड़ाई लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। जबकि अंग्रेजों के विरोध में 1857 को इन्हीं ब्राह्मणों ने हथियारबंद आंदोलन चलाया था, और हमको और हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं कि 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम था। तो अंग्रेजी सरकार के विरोध में तुम्हारा हथियार बंद आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम था, और आदिवासी अपनी जमीन बचाने के लिए हथियार उठा रहे हैं तो वो नक्सलवादी हो गए। हैरान करने वाली बात है, तुम्हारी व्याख्या अजीब किस्म की है भाई, है? वो अपना घर बचाने के लिए, जमीन बचाने के लिए, अरे भारत के संविधान ने सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में, अगर आप किसी की रक्षा करते, कोई औरत है उस पर बलात्कार हो रहा है और बलात्कार से अपना बचाव करने के लिए उस आदमी की हत्या कर देता है, तो कानून कहता है कि उसको आत्मरक्षा में ऐसा करना पड़ा, उसने कोई अपराध नहीं किया। कानून है भाई, कानून की बात बोल रहा हूं, अपने घर की बात नहीं बोल रहा हूं। हमारे लोगों को पता नहीं, बात अलग है। तो इस देश में किस तरह की व्यवस्था जो है इन लोगों ने बना रखी है, और चुनाव को इस देश में सबसे ज्यादा महंगा कर दिया गया है, और हमारे लोगों को, जो जिनके पास बहुसंख्यक वोट है, उन लोगों को केवल लाइन में लगाकर वोट देने वाले लाइन में खड़ा कर दिया है कि भाई तुम लोगों की औकात केवल लाइन में लगकर वोट देने की है, बाकी तुम्हारी कोई औकात नहीं। कितने देर तक चलाओगे ये मामला? अब मुझे समझ में आ गया, एक आदमी को समझ में आ गया, और मैं यहां बैठे हुए लोगों को समझा रहा हूं। और ये जो हमारा मीडिया देख रहे हो ना, ये न्यूयॉर्क में भी सुना जाता है। पता नहीं आप लोगों को हमारा मीडिया कहाँ का, लंदन में सुना जाता है, वहां से मुझे टेलीफोन आता है। इटली में सुना जाता है, वहां ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया लोकल मीडिया नहीं होता है, एक ग्लोबल मीडिया होता है, ये सारी दुनिया में आवाज जाती है। तो ये मत समझना कि वामन मेश्राम की खबर किसी प्रिंट मीडिया में नहीं छपी या किसी चैनल पर नहीं छपी तो हमारी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचेगी। ये अब भ्रम खत्म हो गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन में मैंने जब भाषण दिया तो 1,40,00,000 लोगों तक पहुंच गए एक दिन में। और हम कोई गैर संवैधानिक बात नहीं कर रहे, हम संवैधानिक बात कर रहे हैं। संवैधानिक बातें आप लोगों को कह रहे हैं, समझा रहे हैं। इसके तहत हम अपनी बात आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बदलाव होना जरूरी है, इसमें परिवर्तन होना जरूरी है। आप लोगों को याद होगा, इस देश में आप लोगों को याद होगा, बजरंग दल आरएसएस के लोगों ने बनाया हुआ संगठन है। वो बजरंग दल के 10-20 लोग, 10-20 गुंडे बदमाश, और वो कौन रहते मालूम है? बजरंग दल के, बजरंग दल में कौन रहते हैं? बजरंग दल का पहला मुखिया विनय कटियार, बराबर है अपने चौधरी साहब, विनय कटियार, फैजाबाद का पटेल, कुर्मी पटेल, नाम से बोल रहा हूं। तो ये जो है हमारे SC ST OBC को बजरंग दल में भर्ती करते हैं। बजरंग शब्द का अर्थ मालूम है ना? तो इस तरह से ये हमारे SC ST OBC के लोगों को बजरंग दल में भर्ती करते हैं, उनका दिमाग चौपट करते हैं, और वो 10-20 इकट्ठा होते हैं और एक मुसलमान को पकड़ते हैं। समझ रहे हो?
एक मुसलमान को पकड़ते हैं, ज्यादा नहीं, 10-20 लोग बजरंग दल के मिलकर एक मुसलमान को धरते हैं, बांधते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, हत्या करते हैं। 10-20 बजरंग दल के लोग एक आदमी को। क्या पुरुषार्थ है भाई, आरएसएस के लोगों ने क्या पुरुषार्थ सिखाया, कितना पुरुषार्थ पैदा किया। 10-20 लोग मिलकर तुम एक मुसलमान को पकड़ते हो। 10-20 में से एक बजरंग दल को भेजो, और वो भी एक, दोनों को भिड़ने दो, अपना बचाव जो करे करे। नहीं, वो अकेला रहता है। वो 10-20 आरएसएस के लोग जो ट्रेन लिए हुए हैं SC ST OBC के, एक आदमी को, एक मुसलमान को पकड़ते और उनको कहते हैं तुम पाकिस्तानी हो, तुम विदेशी हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ। हम लोगों ने कहा इस देश में हमने कहा मुसलमान पाकिस्तानी नहीं है, विदेशी नहीं है, मूल निवासी है। कैसे? थोड़ा आप लोगों को सबूत देना पड़ेगा। कैसे मूल निवासी है? ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य को पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने मारा। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, काल्पनिक कहानी नहीं समझा रहा हूं, हिस्टोरिकल। सम्राट बृहदत्त मौर्य, ये हमारा पुरखा, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान की सीमाओं तक फैला हुआ था, और अभी भी बच्चों को पढ़ाया जाता है आपके उत्तर प्रदेश में। ये है मौर्य कालीन भारत, नक्शा है, देखो वहां तक साम्राज्य फैला हुआ था, हमारे पुरखों का था। और वो सारे के सारे लोग बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट होने के पहले मूल निवासी थे, फिर बाद में बुद्धिस्ट हो गए। और सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद 500 साल बाद बुद्ध ने दशरथ जातक का प्रवचन में उल्लेख किया। उस दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखी। दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखी, और उसके बाद 31 जातक की चोरी करके महाभारत लिखी। अब 31 जातक की चोरी करेंगे तो ये तो चोरी नहीं कहा जा सकता, ये तो खुल्लम खुल्ला डाका माना जाना चाहिए। एक जातक चुराया तो चोरी, 31 जातक चुराया तो डाका माना जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं हिस्टोरिकल बात, जो मूल निवासी था वो बाद में बुद्धिस्ट हो गया, उसका साम्राज्य था अफगानिस्तान की सीमाओं तक, और वहां तक हमारे भारत की सीमा थी। आज भारत का नक्शा देखो, जब सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की और पुष्यमित्र शुंग भागकर फैजाबाद के पास आया और अपनी राजधानी बसाया, राजधानी का नाम अयोध्या रखा। कितने लोगों को पता है यहां जो यूपी के रहने वाले लोग हैं? पुष्यमित्र शुंग के राजधानी का नाम अयोध्या था। ये इतिहास योगी के यूपी में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ो, ये है इतिहास। रामायण में राम की राजधानी का नाम अयोध्या है, ठीक है, और इतिहास में पुष्यमित्र शुंग की राजधानी का नाम अयोध्या है। मेरा नहीं बता रहा हूं। अब योगी कौन से क्लास में पढ़े हमें मालूम नहीं है, कोई पता नहीं है किसी को कि कोई क्लास में पढ़ने के लिए गए थे वगैरह वगैरह, कोई सर्टिफिकेट उनके पास में है, हमें पता नहीं है। आप लोगों को पता हो सकता है। तो ये बात जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इस हिसाब से आज के तारीख में
जब आप लोगों ने जबरदस्ती, पुष्यमित्र शुंग के लोगों ने जबरदस्ती करने का काम किया, भिक्षुओं का कत्लेआम किया, तो बुद्धिस्ट लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। कितने लोगों को यहां मालूम है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है? कितने लोगों को पता है? हमारे लोगों को यह भी पता नहीं है। नालंदा का तो पता है कि बिहार में है, मगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहां है ये पता नहीं। अरे वो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो सारे के सारे बुद्धिस्ट लोग थे, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई। अब आप बताओ, ईसा पूर्व 185 के पहले कोई हिंदू था? कोई हिंदू नहीं था। भागवत ने क्या कहा? जब हमने क्या कहा? ए मुसलमान मूल निवासी है भारत का, मुसलमान भारत का मूल निवासी है। जब हमने कहा तो भागवत ने उल्टी किया। भागवत ने, मोहन भागवत ने उल्टी किया। उल्टी किया समझते हो? है उल्टी? खाना खाने के बाद जब हजम नहीं होता तो आदमी उल्टी करता है ना। तो उल्टी किया और कहा हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। हैं? आया समझ में कुछ? जब हमने कहा मूल निवासी थे, तो भागवत ने कहा हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। अरे पहले तो पाकिस्तानी थे, विदेशी थे, विदेश में जाने के लिए कहते थे, अब यकाएक साला कैसे बदल गए? हैं? ऐसे कैसे हृदय परिवर्तन हो गया? आप सोचते होंगे अरे वामन मेश्राम जी, ये चुनाव के लिए रैली आयोजित की, आपने ये इतिहास क्यों बता रहे हो? ऐसा भी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे ये जो सारे आरएसएस के जितने प्रचारक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो कौन से विषयों पर बोल रहे हैं? कौन से विषयों पर भाषणबाजी कर रहे हैं? सारी झूठ बात पर, इतिहास की झूठ और गप जो है वो हाँकने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं गोरखपुर गया, गोरखपुर के एयरपोर्ट पर उतरा। गोरखपुर के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एयरपोर्ट का नाम लिखा देखा, गोरक्षनाथ एयरपोर्ट। अरे देखा गोरखनाथ का गोरक्षनाथ कैसे हो गया भाई? है गोरखनाथ सिंपल कितना है, कोई भी आदमी उच्चारण कर सकता है गोरखनाथ। ये गोरखनाथ का गोरक्षनाथ कैसे हो गया भाई? गाय की रक्षा करने वाला कैसे हो गया? अब हमारे कुछ लोग कहते हैं कि ये बीजेपी वाले का 4G चलता है भाई परमिंदर। गाय, गंगा, गोमूत्र और गोबर। एक तो बीजेपी आरएसएस वाले ने गोबर खाया, बोलते इससे कोविड खत्म हो जाएगा, वो मर गया। मतलब ऐसे साले पागल लोग हैं। इन लोगों को दवाखाने में नहीं, पागल खाने में भर्ती करना चाहिए। चुनाव में बोल रहे गाय, गंगा। इन्होंने अखबार में छापा था जब कोविड का लोगों को घर में बिठा दिया, तो मैं टीवी पर देख रहा था। घर में बिठाया सब लोगों को, कहा अब गंगा बहुत शुद्ध हो गई है, यानी इसका पहले मैली हो गई थी, अभी शुद्ध हो गई है। फिर कहा अब सब लोग आ गए हैं, अभी फिर अशुद्ध हो रही है। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगाई, तो पहले डॉक्टर को सलाह किया कि चर्म रोग तो नहीं होगा, तो डॉक्टर ने कहा होगा।
अब डॉक्टर झूठ कैसा बोलेगा, वो तो साला 300 टाइम पोल्यूटेड वाटर है कि चर्म रोग तो होगा। कि कोई उपाय? हाँ, उपाय तो बहुत है, उपाय बहुत है। ऐसा प्लास्टिक आपके शरीर को चिपका दिया जाएगा पारदर्शी, देखने वालों को पता भी नहीं चलेगा। आपके चमड़ी को गंगा का पानी लगेगा नहीं और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई प्लास्टिक पहना हुआ है। नहीं वो एक बता, अरे वो हमारी नजर से कैसे सोचेंगे भाई? हमारे पास केवल आंख नहीं है, नजरिया है, नजर है। हर एक के पास तो नजर होती है और नजर जब खराब होती है तो चश्मे का नंबर लगाकर दुरुस्त कर लेते हैं। इससे कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं होता। नजरिया होना चाहिए, नजरिया। आपके पास अगर नजरिया नहीं है तो आपके नजदीक की बात आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये जो धोखाधड़ी चल रही है, इस वजह से मुझे ये बोलना पड़ रहा है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जिनके पास केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनके पास हमने विकास किया ये बताने के लिए कुछ नहीं है जिसको आधार बनाकर वोट मांगा जा सके। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? अभी लखनऊ से मैं आया, लखनऊ में विज्ञापन है, लिखा हुआ है हमने उत्तर प्रदेश में 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। चलो ठीक है, मान लिया, बनाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, चलो ठीक है। यहां कितने लोग हैं भाई एयरपोर्ट में जाते हैं और एयर सर्विस में बैठते हैं? है कोई? विकास, नरेंद्र मोदी का विकास बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कह रहा है 13 एयरपोर्ट बनाए, मान लिया, चलो ठीक है। यहां है कोई? कोई नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं मालूम है? जब फ्लाइट आकाश में आती है और आवाज करती है तो घर के अंदर का हमारा SC ST OBC का आदमी जोर से दरवाजे से बाहर आता है। देखो इतना उसका काम इतना कर सकता है भाई, इससे ज्यादा तो साले 13 एयरपोर्ट को चाटे हैं अचार की तरह। ये विकास की बात कर रहे तुम, ये 13 एयरपोर्ट बना, चाट ले। तेरे एयरपोर्ट को चाटने का क्या करने का? कोई जो गरीब आदमी इस देश के अंदर है उसके लिए क्या है तेरा विकास? का एक्सप्रेस हाईवे रोड बनाया, जो 1 लेन था 2 लेन बनाया, जो 2 लेन था 4 लेन बनाया, जो 4 लेन था 6 लेन बनाया, 6 लेन था 8 लेन बनाया। हाँ, ये विकास है। उसमें लिखा है बैलगाड़ी इस पर नहीं चलाई जा सकती, पैदल नहीं चल सकते, साइकिल नहीं चला सकते, घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते। तो हमारे पास इतना ही है, हम लोगों के पास इतना ही है। और जितना हमारे पास है लिख दिया पाबंदी है, इधर नहीं आ सकते आप, आपके लिए दूसरा रोड है। साला रोड में भी विषमता हो गई। अब सिंगल रोड तुम्हारे लिए, सिंगल लेन वाला जो रोड है वो तुम्हारे लिए हो गया है, खड्डे वाला जो रोड है वो तुम्हारे लिए हो गया है। ये है विकास। यानी इन लोगों का जो विकास है वो इस तरह का विकास है। ये विकास भी क्योंकि नरेंद्र मोदी डेली विकास 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 विकास, अरे विकास सुनते अरे ये क्या विकास है भाई? विकास नाम का शब्द ही विकास है और सारा विकास कहीं दिख नहीं रहा। और इसके आधार पर क्या विकास किया उसके बारे में कुछ नहीं। वोट मांगने के लिए कोई आधार नहीं है। आप बताओ, रोटी, गरीब आदमी के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। सरकार के आंकड़े हैं कि गांव में रहने वाले 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आजादी के 75 साल हो गए। गांधी जी और नेहरू जी कहते थे कि तुम गरीब हो इसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार है। हमारे लोगों ने मान लिया।
तुम गरीब हो इसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार है। हमारे लोगों ने मान लिया, गांधी नेहरू का साथ दिया, अंग्रेजों को भगा दिया और इन लोगों को बिठाया। ओके, ठीक है। अब 75 साल हो गए। 75 साल में हमारे सामने चाइना हमारे सामने, उनकी भी आजादी जो है उसी दौरान मिली। अभी कल के अखबार की खबर है, एप्पल वाले का शेयर की जो कीमत है, ऐसा एप्पल जो कंपनी है उसके शेयर की कीमत इतनी हो गई है कि भारत सरकार का साल भर का जो जीडीपी है उसके बराबर। ये कंपनी की औकात और भारत की औकात नरेंद्र मोदी के बराबर हो गई है। ये खबर है 2 दिन पहले की। तो नरेंद्र मोदी क्या कहता है? विकास विकास विकास। अबे तो ये कंपनी के बराबर हो गया। एक देश सारा इतना बड़ा कंपनी के बराबर लाके खड़ा कर दिया तूने। तुम्हारे अखबार में छपा हुआ है। तो इस तरह से इन लोगों ने देश की संपत्ति को बेचने का काम, पहले कहते थे कि ये लायबिलिटी है, ये बोझा है, इसलिए इसको बेच रहे हैं। अब क्या कहते हैं? धंधा करना सरकार का काम नहीं है। पहले कहते थे कि ये कंपनी लायबिलिटी है, बोझा है, लॉस में है, इसलिए बेच रहे हैं। अब कहते हैं धंधा करना सरकार का काम नहीं है। जो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं वो केवल धंधा नहीं है, इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला जुड़ा हुआ है। आम आदमी, हम लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, आम आदमी जो है इस देश के अंदर, गांव में रहने वाले 90% और शहरों में रहने वाले 75% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। और अगर सरकार ये कहती है तो 75 साल की आजादी में इन लोगों का विकास करने के लिए क्या किया? ये तो तुम कह रहे हो, हम थोड़ी कह रहे। तुम्हारी पार्टी की सरकार है, तुम्हारी प्रधानमंत्री है। तुमने लोगों के रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान की 75 साल में व्यवस्था नहीं की। इज्जत से हमारे लोग क्या चाहते हैं? हमारे लोग क्या चाहते हैं? पंच पकवान चाहते हैं डेली खाने के लिए? नहीं, इज्जत से रोटी कपड़ा और मकान चाहते हैं। इज्जत से चाहते, सम्मान से चाहते। 75 साल में ये तुम लोगों ने किया नहीं। क्या चाहते हैं हमारे लोग? शिक्षा, हर गांव में स्कूल होना चाहिए। हमारे आदमी ये नहीं चाहते कि अंबेडकर की तरह कोलंबिया में पढ़ने के लिए हमें भेजो। बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया में जाके पढ़े, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके पढ़े, तो हमारे बच्चों को भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाओ। ये नहीं चाहते गांव में एक अच्छा स्कूल हो। सरकार कहती है 2 लाख गांवों में स्कूल ही नहीं है। 6.5 लाख गांवों में, 6.5 लाख गांवों में से 2 लाख गांवों में स्कूल ही नहीं है। योगी ने रेजोल्यूशन पास किया, मंत्रिमंडल में निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि जिस गांव के अंदर स्कूल नहीं है वहां का बच्चा 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पैदल चल के जाता है, उसको गाड़ी में बैठने के लिए टिकट नहीं लगेगा, फ्री में बैठेगा, फ्री में बैठेगा। तो हमारे लोगों को हमने गांव में भेजा, बच्चों को पूछा, उसके माँ बाप को पूछा
कि ये योगी जी ने ऐसा निर्णय लिया है कि बच्चों को फ्री में बैठने की इजाजत होगी, कोई टिकट नहीं लगेगा। का निर्णय तो अच्छा है, मगर गांव में गाड़ी आएगी तब बैठेंगे ना। गांव में गाड़ी आएगी तो बैठेंगे। हमारे गांव में तो रोड ही नहीं है, बस तो दूसरी बात है। बस आएगी तो फ्री में बैठेंगे, साले बस ही नहीं है तो फ्री में कहा। तो ये लोग प्रोपोगंडिस्ट है। प्रोपोगंडिस्ट का क्या मतलब है? निर्णय ले लिया, अखबार में छाप दिया, वाहवाही ले लिया, उनको मालूम है कौन जाके छानबीन करने वाला है भाई। तो हम जैसे लोग तो है ना पागल लोग, हम तो पागल। हमारा तो धंधा ही साला कोई काम धंधा तो है नहीं। मैं तो राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, इसका मतलब राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार हूं। मेरे पास तो कोई काम धंधा ही नहीं है। मैं 24 घंटे यही काम धंधा करते रहता हूं। इसी काम के लिए हम लोगों ने ये पागलपन का धंधा शुरू किया है। तो इस तरह से इन लोगों के द्वारा 75 साल में रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में देहात का रहने वाला हूं। गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। बड़ा हॉस्पिटल नहीं बोल रहा हूं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है तो डॉक्टर बैठता नहीं है। अरे डॉक्टर तो दूर, कंपाउंडर नहीं बैठता। जाओ वेरीफाई कर लो। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, सिंपल। बहुत ज्यादा मांग नहीं है, छोटी। हमारे लोगों की आकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं है, छोटी आकांक्षाएं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता। मैं लंदन गया, मैं न्यूयॉर्क गया, मैं यूरोप में गया, वहां पता चला जिलाधिकारी कार्यालय में अगर कोई बेरोजगार आदमी है वो जाके लिखवाता है मैं बेरोजगार हूं। उसको पूछते हैं अकाउंट नंबर है? है, लिखो। अकाउंट नंबर लिखवाया जाता है, वो घर में पहुंचने के पहले अकाउंट में पैसा चला जाता है। 6 महीने तक उसको बेरोजगार भत्ता मिलता है और उसको कहा जाता है तुम खुद रोजगार ढूंढो, सरकार तुम्हारे लिए रोजगार ढूंढेगी और 6 महीने में तुमको रोजगार दिया जाएगा। रोजगार देने के बाद बेरोजगार भत्ता नहीं दिया जाएगा। 6 महीने में व्यवस्था हो जाती है। इतनी अपेक्षा है आम आदमी की। इतनी छोटी आकांक्षाएं हैं। इज्जत से ज्यादा बड़ी आकांक्षाएं नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री आज तक नहीं कर पाए। 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया भारत। 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है भारत पर। कहां गया? अरे गरीब के नाम पर तुमने पैसा लाया वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, मॉनिटरी फंड से तुमने एक गरीब के नाम से पैसा लाया। वो 100 करोड़ से ज्यादा। अब उसका ब्याज देना तुम लोगों को मुश्किल हो रहा है तो कर्मचारियों की पेंशन रद्द कर दी। कितने लोगों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को पता है कि पेंशन रद्द क्यों हो गई? हमारे लोगों को यही पता नहीं है कि सरकार ने जो कर्जा लिया उसका ब्याज सरकार को देना मुश्किल हो रहा है, इसलिए कर्मचारियों की पेंशन बंद करवा दी गई। पैसे की कमी है। 35 लाख करोड़ रुपए का बजट है भारत सरकार का, एक साल का। 248 करोड़ का बजट था जवाहरलाल नेहरू का 48 में। अभी कितना है? 35 लाख करोड़। मैंने एक प्रोफेसर को, जो गणित का प्रोफेसर था, उसको पूछा, गुरुजी 35 लाख करोड़ कागज पर शून्य लगा के लिख कर थोड़ा सा बताइए। तो बोलता पता नहीं साला कितना शून्य लगाना पड़ेगा। इतना पैसा भारत सरकार के पास साल में आता है। पैसा नहीं है ऐसा नहीं है। ये तो मैं केंद्र सरकार के बजट की बता रहा हूं। राज्य सरकार का बजट अलग। बॉम्बे के कारपोरेशन का बजट 40,000 करोड़ का। अकेले
बॉम्बे की जो कॉरपोरेशन है उसका बजट 40,000 करोड़ का है। फिर नगर पालिका का बजट, फिर जिला पंचायत का बजट, फिर तालुका पंचायत का बजट, फिर ब्लॉक पंचायत का बजट, फिर ग्राम पंचायत का बजट। पैसा हर जगह है। पैसे की कहां कमी है? मगर गरीबों के कल्याण के लिए कोई विकास की योजना आज तक नहीं बन पाई। किसी प्रधानमंत्री ने इसके लिए कोई विकास की योजना नहीं बनाई। बाबा साहब आंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा कि आप समाजवादी है। देखिए, बहुत खास बात बता रहा हूं। बाबा साहब आंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लिखा आप समाजवादी है, मैं राष्ट्रीय संपत्ति का वितरण करना चाहिए जैसे समाजवादी कहते हैं वैसा नहीं कहना चाहता। समाजवाद आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। राष्ट्रीय संपत्ति का वितरण करने की बातें समाजवादी कहते रहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के समाजवादियों की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप लोगों का भ्रम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी है ना, उनको तो समाजवाद क्या है यही पता नहीं, दूर दूर तक। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने कहा, मैं क्या चाहता हूं, इनकी शिक्षा की सही व्यवस्था कर दो, रोजगार की व्यवस्था ये खुद कर लेंगे, केवल शिक्षा की व्यवस्था करो, इनकी शिक्षा की व्यवस्था करो। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्चा करेंगे, भारत सरकार ने साइन किया। 2.5% अभी तक खर्चा नहीं किया। साथियों, किसी प्रधानमंत्री ने इन लोगों के विकास की योजनाओं का काम नहीं किया, न बनाया। इसलिए ना करने वाले जितने भी प्रधानमंत्री हैं, मैं उन सब लोगों को एक सर्टिफिकेट देना चाहता हूं कि ऐसे सारे प्रधानमंत्री नालायक, ऐसे सारे प्रधानमंत्री को मैं एक सर्टिफिकेट बाहर करता हूं कि ऐसे सारे प्रधानमंत्री नालायक। आप बोलेंगे मेश्राम जी, आपके जैसा आदमी गाली दे रहा है, अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है। मैं कहां गाली दे रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री लायक नहीं है, नालायक, लायक नहीं है, ये कह रहा हूं भाई। इसलिए आने वाले चुनाव में, अभी आखिरी बात, आने वाले चुनाव में ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जब हमने बनाया 18 दल थे, बाद में 31 हो गए और अभी 41 दलों का गठबंधन है। कोई जिला स्तर के हैं, कोई कमिश्नरी स्तर के हैं, कोई और 2 कमिश्नरी के हैं, कोई स्टेट लेवल के हैं। अभी एनडीए और यूपीए की तरह हमने भी एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इसलिए बनाया क्योंकि ये अब आने वाले समय में ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनने जा रहा है। हमारा संगठन वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैला हुआ है। 2 बार भारत बंद किया, 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में नरेंद्र मोदी को मजबूर किया पार्लियामेंट में संविधान संशोधन करने के लिए, और सीए के लिए भारत बंद किया। नहीं तो प्रतिदिन मोदी और शाह सीए सीए सीए, जैसे ही भारत बंद किया तब से बोलना ही बंद। बोलते सुनते हो अभी सीए एकदम बोलती बंद। 840 का करंट लगाया, ऐसा भारत बंद करवाया। अभी नीट के मुद्दे पर 4 चरणों में आंदोलन घोषित किया,
चौथा चरण था भारत बंद। हमने ज्ञापन दिया, ये नीट का मामला हल करो, कागज में ज्ञापन दिया तो प्रधानमंत्री को मैसेज गया कि भारत बंद होने वाला है चौथे में। पहले में स्वीकार कर लिया, कागज के ज्ञापन पर स्वीकार कर लिया। चौधरी साहब बराबर है ना, केवल कागज का ज्ञापन दिया, स्वीकार कर लिया। क्यों मालूम है? इन्होंने कहा क्या भारत फिर तो होगा, भारत बंद होगा। वामन मेश्राम ने कहा कि भारत बंद हाँ हो बारह अभी होगा, फिर होगा, हर हालत में होगा। इतनी बड़ी संगठन शक्ति हमने बनाई है और आने वाले 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे और भारत में एक भी आदमी नहीं रहेगा SC ST OBC माइनॉरिटी का जिनको पता नहीं चलेगा। अखबार वाले खबर वामन मेश्राम की छापे या ना छापे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले खबर छापे या ना छापे, 20 बार भारत बंद करूंगा तो भारत के हर SC ST OBC माइनॉरिटी के आदमी को पता चल जाएगा कि उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो 10 साल में ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य होगा। तो इससे आप खुश होकर जो तालियां बजा रहे हो तो इसका मतलब है आप भी ऐसा चाहते हो, तो ऐसा हम करेंगे। इतना ही कहता हूं, ज्यादा नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय वामन मेश्राम साहब का कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। और मैं अंत में धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए माननीय सतीश पाल सिंह जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो डायस पर आए और सभी मूल निवासी बहुजन साथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। माननीय सतीश पाल सिंह जी। और सुनिए 1 रुपये में आज़ादी के तहत राजू पाल पूर्णकालिक कार्यक्रम